आइए बच्चों, आज शुरू करते हैं भारतीय शिक्षा आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66, जिसको हम कोठारी आयोग भी बोलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं इसमें, या इसको क्वेश्चन क्या कहेंगे, कोठारी एजुकेशन कमीशन। ठीक है बच्चों, भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा आयोग का अपना ही महत्व रहा है। आयोग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में शिक्षा के सभी पक्षों को छुआ है। इस आयोग की नियुक्ति इसलिए की गई क्योंकि इससे पहले जितने भी आयोग बने वह शिक्षा के विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहे। अगर बात करें विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, एक बना था बच्चों विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। ये कब बना था? 1948-49। ठीक है बच्चों, उच्च शिक्षा की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखा। इसने क्या रखा? केवल उच्च शिक्षा की ओर। विश्वविद्यालय से आपको स्पष्ट हो रहा है यूनिवर्सिटी लेवल की जो एजुकेशन है, तो इसने केवल उच्च शिक्षा को ही लक्ष्य रखा। उसके बाद बना माध्यमिक शिक्षा आयोग। माध्यमिक शिक्षा आयोग ये कब बना बच्चों? 1952-53 में। अब इसने क्या रखा? ये केवल माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रहा। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग विश्वविद्यालय तक की शिक्षा तक सीमित रहा और ये माध्यमिक शिक्षा तक सीमित रहा। अब शिक्षा के कई पक्ष हैं, जैसे मान लो प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से, पर इस पर तो किसी ने विचार ही नहीं किया। मतलब यानी जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा को हम क्या बोल लेंगे, जो नींव है प्राथमिक शिक्षा, इसके बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं प्राथमिक शिक्षा के बारे में। तो जिसके बिना शैक्षिक जो ढांचा है उसमें सुधार ही नहीं किया जा सकता। आज अगर एजुकेशन का स्तर नीचे जा रहा है तो उसका मेन कारण यही तो है प्राथमिक शिक्षा, और इसके बारे में सोचा ही नहीं गया। तो इसी कारण भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 अस्तित्व में आया। ठीक है, इंट्रोडक्शन मेरे ख्याल में आपको समझ गए होंगे। अब इस आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता क्यों पड़ी, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। भाई, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी आया, माध्यमिक शिक्षा आयोग भी आया, और भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 यानी कोठारी शिक्षा आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसके कुछ कारण रहे हैं। सबसे पहला क्या है कि हमें आज़ादी तो मिल गई, और आज़ादी मिलने के बाद यह अंदेशा था या आशा की जा रही थी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन होगा, परंतु कितनी ही समितियां आई, कितने ही आयोगों की सिफारिशें आई, फिर भी परिवर्तन जो चाहिए था वो परिवर्तन नहीं हो पाया। शिक्षा का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया। यानी पहला पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं? शिक्षा का संतोषजनक विकास नहीं हो पाया। तो मतलब शिक्षा का संतोष
कार्य हैं शुरू किए, और इनके द्वारा कोठारी आयोग के द्वारा शिक्षा के जो उद्देश्य हैं अब शिक्षा के माध्यम से अगर अब मान लो
करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें लोगों को के जो विचार हैं उनको उच्च बनाना पड़ेगा, उनके जो नैतिक मूल्य हैं वो उनको विकसित करना पड़ेगा। अब देश के जो लोग हैं अगर उनकी जो सोच है अगर उसके अंदर परिवर्तन आएगा तो जाहिर सी बात है हमारा जो देश है, हमारी जो शिक्षा है उसके अंदर भी सुधार आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है बच्चों सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास। सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास। अब सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक गुणों का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। अब इसमें बच्चों ये क्या कहता है कि आयोग का विचार था कि शिक्षा के द्वारा उनके अंदर सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक मूल्यों का संचार किया जा सकता है। अब मूल्यों की शिक्षा, आयोग क्या कहता है कि मूल्यों की शिक्षा के बिना समाज, देश या व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। और जो प्राथमिक विद्यालय हैं ये जो पॉइंट है ये प्राथमिक विद्यालय से ही शुरू हो जाता है, मतलब छोटे बच्चों को ही शिक्षा देना। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है शिक्षा तथा लोकतंत्र की मजबूती। शिक्षा तथा लोकतंत्र की मजबूती। अब इसमें बच्चों क्या कह रहा है ये कि एजुकेशन एंड स्ट्रेंथनिंग द डेमोक्रेसी। लोकतांत्रिक समाज में शिक्षा की विशेष भूमिका होती है। लोकतंत्र की मजबूती को बनाए रखने के लिए हमें कुछ सुझाव इसमें दिए हैं। एक तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अब ये क्या कहता है कि भारतीय संविधान में धारा 45 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि सरकार 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगी। उसके बाद है नेतृत्व का प्रशिक्षण। इसी में दूसरा पॉइंट आ जाता है नेतृत्व का प्रशिक्षण। अब बच्चों इसमें क्या है ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप। देश को उच्च स्तर के नेताओं की आवश्यकता थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर बच्चों में नेतृत्व के गुणों का विकास किया जाए। ठीक है, और इसी में तीसरा पॉइंट आ जाता है समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है बच्चों, लोकतांत्रिक समाज की मजबूती तभी संभव है जब समाज के सभी वर्ग बगैर किसी जाति, नस्ल, धर्म, रंग या लिंग का भेदभाव किए बिना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोगों को समानता प्रदान की जाए। तो ये कुछ हमारे जो भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 है ये उसके शिक्षा के उद्देश्य थे। अब उसके बाद फिर बच्चों क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन के अंदर आ जाता है कि जो हमारा भारतीय शिक्षा आयोग है भारतीय शिक्षा आयोग के अंदर और हम क्या क्या पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं, मतलब और इनकी क्या क्या वो सिफारिशें हो सकती हैं। चलो मैं और भी पॉइंट इसमें जोड़ देता हूँ। जैसे 9वां पॉइंट आप बना सकते हो भाई पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार। अब रिफॉर्म्स इन करिकुलम। अब पाठ्यक्रम क्या है मैंने पहले भी आपको
डिस्कस किया था दौड़ का मैदान, यानी जिसको बच्चा आत्मसात करके आगे जीवन के अंदर बढ़ता है। अब हमारे पाठ्यक्रम का सबसे बड़ा दोष बताऊं आपको क्या है? इसको पढ़ने के बाद कहीं पे भी जॉब नहीं मिलती पाठ्यक्रम को। तो ऐसे पाठ्यक्रम का क्या, तो पाठ्यक्रम के अंदर मतलब चेंजेस आए, तो ऐसा इसने भारतीय शिक्षा आयोग ने सिफारिश रखी। उसके बाद पाठ्य पुस्तकें, टेक्स्ट बुक्स। अब इस बात पर भी बल दिया कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं वो प्रभावशाली होनी चाहिए, उनके अंदर निरंतर सुधार होते रहना चाहिए, और उसके अंदर जो लचीलापन होना चाहिए। भाई अगर मान लो समाज के अंदर जो चल रहा है उससे रिलेटेड उसके अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं पाठ्य पुस्तकों के अंदर। उसके बाद इसी के अंदर आ जाता है भाई अध्यापक। अध्यापक का जो स्तर है, शिक्षक, टीचर। अब अध्यापक के बारे में क्या कहता है कि भाई शिक्षण प्रक्रिया का महत्वपूर्ण अंग तो अध्यापक ही है, और जिसके बिना शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पूरी हो भी नहीं सकती है। तो उसके लिए, शिक्षक के लिए जो उसका स्तर है, जो उसकी सामाजिक आर्थिक या अन्य स्थिति हैं, उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उसका जो पारिश्रमिक है, रिमनरेशन है, उसके अंदर वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये शिक्षकों के बारे में है भाई। जो उनका ग्रेड है उनको अच्छा ग्रेड मिलना चाहिए। उनका जो व्यवसायिक कोर्स है, ट्रेनिंग है, उनको वो ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। पदोन्नति है, पदोन्नति दी जानी चाहिए, प्रमोशन दी जानी चाहिए। तो ये मतलब जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अध्यापकों के लिए की जानी चाहिए। ऐसी इन्होंने मतलब सुझाव भी रखा। इसके उद्देश्य भी है या सिफारिश भी है, हम मतलब ये कुछ भी बोल सकते हैं इसमें, तो ये पॉइंट उसमें आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंदर फिर आता है नहीं, भारतीय शिक्षा आयोग में नारी शिक्षा। नारी शिक्षा के बारे में भी इन्होंने बोला भाई, इनका उद्देश्य ये भी था, वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा, वुमेन एजुकेशन। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि भाई जो नारी है, नारी शिक्षा प्राथमिक स्तर पर आयोग ने ये सुझाव भी लगा लो या उद्देश्य भी लगाओ कि जो लड़कियों की शिक्षा है, जब तक ये नहीं हो पाएगी तो आप जो अचीव करना चाहते हो वो अचीव कभी भी नहीं कर सकते। अब मान लो ये कब हो सकता है, तो इन्होंने ये बात भी रखी भाई नारी शिक्षा लड़कियों को अगर शिक्षा दी जानी है तो उसके लिए आपको जो प्राइमरी स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल के अंदर स्त्री जो अध्यापक हैं, महिला अध्यापक, तो उनका वहाँ पे नियुक्ति की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये उसमें आ जाता है बच्चों। उसके बाद आता है इस शिक्षा आयोग के प्रभाव क्या पड़े, प्रभाव क्या पड़े, इम्पैक्ट। अब इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 क्या है? आयोग ने भारतीय शिक्षा के संबंध में जो सुझाव दिए थे, व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया गया और रिपोर्ट के अनुसार 1968 में फिर एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। 1964 में ये आयोग आया और इन्होंने जो सुझाव दिए, फिर 1968 में उसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या आ गया? शिक्षा का नवीन ढांचा। शिक्षा का नवीन ढांचा, नेशनल एजुकेशन, शिक्षा का नवीन ढांचा, न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन, न्यू पैटर्न ऑफ एजुकेशन, और ये नेशनल पॉलिसी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि एक नया ढांचा निकल कर आया। वो नया ढांचा अब क्या था? 10+2+3, पहले 10वीं, फिर 2 साल की 11वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएशन। ये नया ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में आया था। तीसरा पॉइंट, व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन। आयोग का जो सुझाव था उसको मानते हुए सरकार ने 1975-76 तक उच्च स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, यानी 1975-76 में व्यावसायिक शिक्षा को भी जोड़ दिया। उसके बाद है कार्य अनुभव,
वर्क एक्सपीरियंस, ठीक है, एक्सपीरियंस। अब वर्क एक्सपीरियंस में क्या कर दिया कि सरकार ने 10+2+3 के जो फॉर्मूला दिया था उसमें शिक्षा का अभिन्न बना दिया वर्क एक्सपीरियंस को भी। उसके बाद शिक्षकों की स्थिति में सुधार, शिक्षकों की स्थिति में सुधार, रिफॉर्म्स इन टीचर्स स्टेटस। अब आयोग ने ये सिफारिश रखी और इसका प्रभाव क्या पड़ा कि शिक्षकों के जो वेतन थे उनमें वृद्धि हुई और उनकी जो ट्रेनिंग है उनकी व्यवस्था की गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे 2 3 4 5 पॉइंट हो रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। समाज सेवा, सोशल सर्विस। अब समाज सेवा सोशल सर्विस 6 नंबर पे है। सोशल सर्विस में क्या आ गया कि सामाजिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए सिफारिश की थी और समाज सेवा को शिक्षा का अनिवार्य अंग बना दिया, ठीक है। उसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, टीचर ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग। उसके बाद आ जाता है बच्चों विज्ञान की शिक्षा, साइंस एजुकेशन, ठीक है, साइंस एजुकेशन। उसके बाद आ जाता है बच्चों वयस्क शिक्षा। ये पॉइंट मैं इसलिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एडल्ट एजुकेशन, इसका भी प्रावधान किया गया और ये प्रभाव पड़ा कि अब वयस्क शिक्षा भी दी जाने लगी। पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम में सुधार, रिफॉर्म्स इन करिकुलम, ठीक है। उसके बाद आ जाता है स्त्री शिक्षा। ये पहले पॉइंट हम कर चुके हैं इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। वुमेन एजुकेशन। उसके बाद आ जाए कमज़ोर वर्गों की शिक्षा, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, एजुकेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लास, कमज़ोर वर्गों की शिक्षा। उसके बाद आ जाता है भाषाओं का विकास। प्रभाव पड़े ये सारे, भाषाओं का विकास, भारतीय शिक्षा आयोग के प्रभाव पड़े, ये कोठारी आयोग के प्रभाव पड़े, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस। उसके बाद शिक्षा में समान अवसर, शिक्षा में समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़। उच्च शिक्षा में सुधार, उच्च शिक्षा में सुधार, रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन, रिफॉर्म्स इन हायर एजुकेशन। और पाठ्य पुस्तकों में सुधार, ठीक है, रिफॉर्म्स इन टेक्स्ट बुक्स। छात्र कल्याण सेवाएं, ठीक है, स्टूडेंट वेलफेयर सर्विस। मूल्यांकन प्रणाली में सुधार, सुधार, इवैल्यूएशन सिस्टम, इवैल्यूएशन सिस्टम, ठीक है। तो ये सारा का सारा है बच्चों, ठीक। ये अब मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया भारतीय शिक्षा आयोग, उसके उद्देश्य और उसने जो उद्देश्य रखे थे उसके बाद उसका प्रभाव क्या पड़ा। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये और बड़ा आसान है, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है।